अस्सलामुअलैकुम। रौनक रमज़ान के साथ मैं हूं अनम काज़मी। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और उम्मीद करते हैं कि आपका आज का रोज़ा भी बिल्कुल बखैर आफियत ही गुजर रहा होगा। बिलाखिर जनाब 15 रोज़े मुकम्मल हो चुके हैं और बड़ी ही तेज़ी के साथ ऐसा लग रहा है कि रमज़ान हमारा गुजरता चला जा रहा है। साथ साथ रमज़ान की बरक़ात से भी हम बेहतरीन तौर पर मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। डेली हम कोशिश करते हैं कि हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आएँ जिससे आपकी ज़ात में कोई बेहतरी आए, कोई चीज़ जो आपके लिए मुफीद हो। आज तिब्ब नबवी में हम एक ऐसा नुस्खा आप लोगों के लिए लेके आए हैं। ये वो नुस्खा है कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी जब बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार होते थे तो इस नुस्खे को इस्तेमाल करते थे। फिर अक्सर जब किसी शख्स को डिप्रेशन होता था या कोई बीमार होता था तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि भाई ये नुस्खा जो है उसको बना कर दो और खिलाओ। जिस्म में जिस भी किस्म की कमज़ोरी होगी या थकावट होगी, किसी किस्म का डिप्रेशन है, कोई दुख है, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उसका असर ज़ायल कर देती थी। ये नुस्खा दरअसल 3 अज्जा पर मुश्तमिल है, जिसमें सबसे ज़्यादा अहम जुज़ जो है वो जौ है। उसके साथ दूध और शहद, ये भी तिब्ब नबी में इन दोनों को भी बहुत अहमियत हासिल है। लेकिन ख़ास करके जौ की अहमियत के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे कि मुझे कसम है उस रब की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि ये वो अज्जा हैं कि जिनके इस्तेमाल से तुम्हारे मैदे से गिलाज़त इस तरह से दूर हो जाती है कि जैसे कोई शख्स अपना चेहरा पानी से धो ले और उसके चेहरे से गिलाज़त साफ़ हो जाती है। तो ये नुस्खा जो है वो बेसिकली इन 3 अज्जा पर मुश्तमिल है, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जो अहम जुज़ है वो जौ है, जिसके ऊपर आज के शो में हम बात भी करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने में अगर कोई शख्स बहुत बीमार हो जाता था तो ये वो नुस्खा है कि जो बनाया जाता था और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलकीन करते थे कि इसको घर में बनाया जाए। और कुछ रिवायात में तो यूँ हैं कि ये हंडिया तब चढ़ाई जाती थी जब कोई शख्स बीमार होता था और तब तक उस घर में ये हंडिया चढ़ी रहती थी कि जब तक या तो वो शख्स तंदुरुस्त ना हो जाए या फिर वो शख्स फौत ना हो जाए। तो इतनी अफादियत है इस जौ की जिसकी ये डिश बनाई जाती थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में भी। इसके बेपनाह फ़वाइद में सबसे बड़ा फ़ायदा जो कहा जाता है वो ये, एक तो ये मैदे की गिलाज़त को आपके दूर करता है, उसके साथ साथ डिप्रेशन को कम करता है, आपके जिस्म में किसी किस्म की कमज़ोरी है, थकावट है, उसको दूर करता है। फिर इसके मेडिकली क्या क्या फ़वाइद हैं, सब पर आज के शो में भी हम आगे चलकर बात करेंगे। इसके साथ साथ एक और तिब्ब नबवी में अहम चीज़ जिसके हवाले से आज हम शो में जिक्र करेंगे वो है जैतून, जिसके बारे में बारहा कुरान और हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला ने भी जो है वो काफ़ी हद तक अहादीस और आयात भी इस पर आई हैं, जिस पर हम आज के शो में बात करेंगे। और उलमाए कराम और तिब्ब नबवी के माहिर जो है वो हमारे साथ शो में मौजूद होंगे। लेकिन अभी लेंगे हम यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक, जिसके बाद हम जाएंगे किचन काउंटर और देखेंगे कि आज हमारे साथ कौन से शेफ़ मौजूद हैं और वो कौन से मुल्क की मज़ेदार सी डिश बना रहे हैं। रौनक रमज़ान में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता रही थी कि हम किचन काउंटर पर आ चुके हैं। हमारे साथ शेफ़ मुमताज़ मौजूद हैं और वो कौन से मुल्क की कौन सी रेसिपी बना रहे हैं ये सब हम आपको बताएंगे हमारे सेगमेंट इफ्तार अराउंड द वर्ल्ड में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। क्या लेकर आए हैं आप आज? आज हम आपको इंडिया ले चलेंगे, इंडिया की मुगलाई दिल्ली ले चलेंगे, जहाँ की स्पेशलिटी आज हम बना रहे हैं। अच्छा। और ये है एक्चुअली मुगलाई है, दिल्ली से इसका बैकग्राउंड मिलता है। और मुगलाई पनीर मसाला, मुगलाई पनीर मसाला, इससे आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। इंग्रेडिएंट्स तो यहाँ हैं, देखें। इसके अंदर जो हम स्पेशल डाल रहे हैं, जो ऐड कर रहे हैं, वो खटाई मसाला है। खटाई मसाला वो कहाँ से मिलता है? वो हमने खुद ही बनाया है। खुद ही बनाया? खुद ही बनाया है। इसके अंदर ज़ीरा है, ठीक है, और कश्मीरी चिल्ली है, और थोड़ा सा कोरिएंडर है, होल कोरिएंडर है, और बस ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करें हम? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चीज़ को फ्राई कर लेंगे। ठीक है। ये बेसिकली वो पनीर है जो हमने इजीली अवेलेबल है मार्केट में। हमने खुद ने बनाई है। अच्छा, खुद बनाया? हाँ, खुद ही बनाई। ओके। ये घर में कैसे खुद बना सकते हैं हम? ये देखें, इससे सबसे जो पहले आप दूध ले लीजिए, उसको अच्छी तरीके से बॉयल होने दीजिए, फुल फैट होना चाहिए। ठीक है। और उसको बॉयल होने के बाद
जब बॉयल हो जाए तो उसके अंदर विनीगर से उसको कटल कर लीजिए, फाड़ लीजिए। ठीक है। रीज़न क्या है विनीगर से फाड़ने का, कि विनीगर से अगर इसको फाड़ेंगे दूध को तो सॉफ्ट चीज़ बनेगी जैसे ये है। और अगर आप लेमन से फाड़ेंगे इसको तो थोड़ी सी टाइट बनेगी, जो हाँ थोड़ी हार्ड हो जाएगी और थोड़ी सी वो नहीं आएगा। तो ये पहले अच्छा, इसको जब ये हो जाएगी इसको निकालेंगे आइस के अंदर हम। ठीक है, क्योंकि आपस में ये चिपक नहीं जाए ये एक। उसके बाद फिर चलेंगे मसाले की तरफ। हमें थोड़ी ध्यान से करने वाली चीज़ है क्योंकि इसमें ज़्यादा इसको आप पकाएंगे तो वो जल भी सकते हैं क्योंकि पनीर है ऑब्वियसली, और आपने इसको दूध से, जैसे कि शेफ़ ने बताया है कि आप इसको दूध को पका के प्रॉपरली, देन उसके अंदर आप विनेगर डाल के अपने दूध को फाड़ सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप लेमन का इस्तेमाल करें, लेमन से पनीर थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। और जब भी लेमन से फाड़ेंगे इसको तो हम इसको डालडा के ऑयल में ही फ्राई कर रहे हैं। बिल्कुल कलौंजी ऑयल के अंदर, स्पेशली कलौंजी ऑयल के अंदर मुगलाई है तो और अच्छा है, इसका कम्बिनेशन हो जाएगा, अच्छा कम्बिनेशन हो जाएगा। चले जनाब, हम जैसे कि आपको पता है कि अपनी तमाम तर रेसिपीज़ के अंदर डालडा का जो कलौंजी कनोला ऑयल है उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और ख़ासकर जब इस तरह की रेसिपीज़ हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें अगर कलौंजी का फ्लेवर आ जाए तो वो ज़्यादा उस चीज़ को टेस्टी बना देता है। वैसे भी अगर आप सेहतमंद चाहते हैं कि अपनी लाइफस्टाइल को बनाएं तो बहुत ज़रूरी है कि अपनी सेहतमंद ज़िंदगी के लिए रोज़ाना के खाने पकाने में डालडा कलौंजी कनोला का इस्तेमाल करें, जो आपकी इम्यूनिटी को भी सपोर्ट करता है, जिस्म में पानी की कमी को ना होने दें, अपने जहनी दबाव को काबू में रखें और सप्लीमेंट्स को समझदारी से इस्तेमाल करें। अब ये देखिए, ये जैसे जैसे ये इसका कलर आ रहा है मैं इसको निकाल देता हूँ, आइस के अंदर निकाल रहा हूँ ताकि ये आपस में बाइंड ना हो। तो ये हमारा पहला फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये ऑयल का काम हमारा एक ख़त्म हो गया, इसको नीचे रख देते हैं। अब चलेंगे मसाले की तरफ जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मसाला हम और मसाला जो है ना आज इसका टेस्ट कीजिएगा। अच्छा हाँ, जो स्पेशल हमने अपना जो मेरा पर्सनल बना हुआ मसाला है, खटाई मसाला, ये थोड़ा और आपको करेगा। सबसे पहले हम थोड़ा सा जिंजर गार्लिक ले लेंगे, ऑनियन डाल के भी सोते कर सकते हैं, लेकिन थिकनेस थोड़ी ज़्यादा है ऑनियन की, ऑनियन कच्ची हो जाएगी और गार्लिक और जिंजर को कलर आएगा, इससे बेहतर है हम इसको दो सर्विस स्पून डालें हैं मैंने। ठीक है, ये जिंजर ले लिए, राइट, दोनों को हमने अच्छा सा सोते कर लिया। इसको कलर आने से पहले हम ऑनियन डाल देंगे। ठीक है, ऑनियन डाल देंगे। एज यूजुअल इसकी खुशबू आना शुरू हो गई है, तो हमें आइडिया हो जाता है जैसे इसकी खुशबू आना शुरू होती है कि हम इसमें अब नेक्स्ट अनियन या और जो भी चीज़ अच्छा ये वो डाल सकते हैं। 1 कप है ऑनियन। ओके, हाँ, और हमने तकरीबन जो है ना 250 ग्राम और 300 के इन बिटवीन हमने चीज़ लिया है। राइट, हाँ, लेकिन इसकी ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा होगी। ग्रेवी मसाला जब भी बनाना होता है तो फिर हमें अनियन का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा ही करना पड़ता है, और हमने इसमें तकरीबन 1 कप इस्तेमाल किया। यूजुअली कभी जब मैंने बाहर इंडियन, ऑब्वियसली इंडिया मेरा खैर जाना नहीं हुआ, लेकिन बाहर जिन भी ममालिक में मैं गई हूँ वहाँ पर मैंने इंडियन रेस्टोरेंट का खाना ज़रूर ट्राई किया है, तो वहाँ पर भी इंडियन खाने जो हैं, चाहे हम लोगों के इंग्रेडिएंट्स, हमारे इस्तेमाल की चीज़ें एक जैसी क्यों ना हो, पर हमारे फ्लेवर्स में बड़ा फ़र्क है। यानी पाकिस्तान में हम चीज़ों को बहुत मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाते हैं सेम ही इंग्रेडिएंट्स के साथ, और इंडिया में इसी तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ फ्लेवर जो है वो चीज़ों का बड़ा डिफरेंट है। तो आज हम वो जानने की कोशिश करेंगे तो वो फ़र्क जो है वो किस चीज़ का होता है, मेजर फ़र्क जो है वो किस चीज़ का है। अच्छा, ये आइस से निकाल लिए, आइस से, इसको आइस से निकाल के एक ड्राई कर लीजिए या किसी पॉट के अंदर निकाल के उसको टिश्यू पे भी निकाल सकते हैं इसे फ्राई करने के लिए, राइट, नो इशू, कोई वो नहीं। अच्छा, जैसे ही मसाला हमारा रेडी होगा तो फिर हम इसको आप इसको मिक्स करके और आपको दिखलाएंगे ज़बरदस्त किस्म की चीज़ में सामने रखते हैं। जब तक हम अपने मसाले को बना रहे हैं तब तक हम यहाँ पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं बन जाएगा, आप हमारे साथ रहिए।
रौनक रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे कि हमने अपने मसाले को भुनने के लिए रखा था, तो अभी तक हमने उसमें कोई भी जो मसाला है मज़ीद ऐड नहीं किया। अभी जस्ट हमने उसमें गार्लिक एंड अनियन एंड उसके साथ जिंजर डाला है, दैट्स इट। ये ब्राउन आ गया, इसका कलर हो गया है, तो अब मसाले डालने शुरू करेंगे। ठीक है। हमें टर्मरिक है, तकरीबन हमें 1 टीस्पून ले लेंगे। राइट। 1 टीस्पून हमने डाल दिया। इसके बाद हमारे पास कश्मीरी चिल्ली। ओके। कश्मीरी चिल्ली की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखें। कश्मीरी चिल्ली डिफरेंट होती है हमारे जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं। कश्मीरी चिल्ली थोड़ी स्वीटनेस होती है, ज़्यादा तेज़ नहीं होती, तीखी नहीं होती। हाँ, तीखी नहीं। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। ये थोड़ा सा हो जाएगा। ये जो मसाला जो हमने बनाया है खटाई मसाला, सीक्रेट रेसिपी है। सीक्रेट ये डाल दिया। ये थोड़ा सा सौते। अब ये इसके अंदर टमाटो और टमाटो पेस्ट मिक्स है दोनों। ठीक है। ये हमने डाल के एट टाइम्स अगर आप खाली टमाटोज काट कर डालते हैं तो फिर उसकी वो ग्रेवी नहीं बन पाती, तो ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप आधे टमाटोज जो हैं आप उसको पेस्ट बना लें और आधों को जो है आप वैसे ही काट कर इस्तेमाल कर लें डिश के अंदर, तो फिर आपकी ग्रेवी जो है वो बहुत अच्छी बन जाएगी। सॉल्ट डाल देते हैं। सॉल्ट है, सॉल्ट डाल दिया। जैसे ये ऑयल छोड़ेगी ग्रेवी आपकी, तो इसका मतलब है ग्रेवी आपकी भुन चुकी है। तो अभी थोड़ा सा बाकी है, इतनी नहीं भुनी है, थोड़ी सी भून लेते हैं। उसके बाद फिर थोड़े जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, वो ऐड करेंगे। मुगलाई पनीर मसाला आज बन रहा है और बड़ी ही ज़बरदस्त के मसाले की अभी तक शक्ल निकली है। इसके अंदर हमने पनीर, इससे पहले आपने देखा कि किस तरह से हमने पनीर को फ्राई किया, उसके बनाने का तरीका भी आपको शेफ़ ने बताया है। एंड देन हमने पनीर को बनाकर ठंडे पानी के अंदर रखा ताकि पनीर जो है वो आपस में जुड़ ना जाए। तो अभी मसाला जो है वो ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है रेडी है। ऑयल आना शुरू हो चुका है। ऑयल बाहर आना शुरू हो गया। लेकिन कोई भी हमारे पाकिस्तानी फूड हो या इंडियन फूड हो, अगर आप उसको ज़्यादा भूनते हैं तो उसका जायका जो है वो ज़्यादा अच्छे से रच बस जाता है और फिर आप जब खाते हैं तो उसमें मसाले का जायका अलग से कच्चा कच्चा फील नहीं होता। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप हमारे देसी खाने खासकर बना रहे हो तो उसमें भुनाई जो है वो एक बहुत मेन सही से होनी चाहिए। सही, हाँ बिल्कुल सही से होनी चाहिए। बहुत मेन इसका काम होता है भुनाई का भी। भुनाई ज़रा सही से होएगी तो टेस्ट इम्प्रूव होता है। राइट। अच्छा, आपने वो जो सीक्रेट हमारे ये बनाए थे आज, क्या कहते हैं, खट्टा मसाला हमारा आज बनाया, खटाई मसाला, क्या आपने डाला है इसमें? इसके अंदर क्या रेसिपी है? जीरा है, जीरा साबुत लिया हमने और उसके साथ हमने धनिया लिया, धनिया साबुत है। ठीक है। कश्मीरी चिल्ली साबुत है इसके अंदर, और इसको हमने सौते कर लिया। सौते करने के बाद इसको ब्लेंड कर लिया। राइट। जीरा है इसमें, इसके साथ कश्मीरी लाल मिर्च है, ब्लैक पेपर है, और चौथा इंग्रेडिएंट आपने कौन सा बताया इसमें? उसमें कश्मीरी चिल्ली है। ठीक है, कश्मीरी चिल्ली तो हो गया। कश्मीरी चिल्ली, ब्लैक पेपर, क्यूमिन एंड कोरिएंडर। ओके, क्यूमिन एंड कोरिएंडर, ये सब आप साबुत लेंगे एंड देन इसको आप ब्लेंड कर लें या आप उसका पाउडर बना लीजिए। इजीली आप घर में उसको बना सकते हैं। तो ये है हमारी वो खट्टी सीक्रेट रेसिपी जो हमने आपके साथ शेयर कर ली है। ये तो आप बनाएंगे उसके बाद खाएंगे तो पता चलेगा। आप तो अभी खा लेंगे, अब नहीं, हम तो जनाब जो भी शेफ़ यहाँ पर बना कर जाते हैं हम ट्राई करते हैं और बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ होती हैं। आई एम श्योर कि अगर आप लोग भी अपने घर में ट्राई कर रहे होंगे इन रेसिपीज़ को। अभी मुझे रिसेंटली लोगों ने पिक्चर्स भेजी बाकायदा कि देखें जी हमने ये शेफ़ की रेसिपी ट्राई की है और बहुत ही कामयाब उन लोगों की तैयारी थी और जिस तरह से उन्होंने उन चीज़ों को प्रेजेंट भी वैसे ही करने की कोशिश कर रहे थे जैसे हमारे शेफ़ बताते हैं। तो ये हमारे शेफ़ की ही मरहून मिन्नत है कि हमें एक जगह पर बैठकर मुख्तलिफ ममालिक की मज़े की रेसिपीज़ जो है वो यहाँ किचन काउंटर पर मिल जाती हैं। अच्छा, अब ये कंप्लीट हो गया, तकरीबन भुन गया है, ऑयल बाहर आ गया है इसका। ठीक है। तो अब हम इसके अंदर पनीर ऐड करेंगे। पनीर को ऐड कर लेते हैं। पनीर ऐड हो गया। पनीर के साथ साथ हम इसके अंदर क्यूब्स अनियन ले लेंगे। ओके। थोड़े से डाल देंगे। ये तकरीबन एक है डी है। ये पेपर लिया, पेपर डाल देंगे। ये दोनों हमने डाल दिया। अब इसको मिक्स करेंगे और ये हमारी कलरफुल सी डिश बन गई है, रेडी है। ये धनिया है, धनिया डाल दिया इसका।
इसके साथ कसूरी मेथी है, ये तो लाजमी चाहिए। कसूरी मेथी, ठीक है। अच्छा, मुझे आज तक इसका कसूरी मेथी का इस्तेमाल समझ में नहीं आया। मेरी अम्मी ज़रूर बताती हैं कि ये खानों में बड़ा अच्छा इसका जायका आता है, बट मैंने आज तक कभी इस्तेमाल नहीं किया, तो मुझे समझ में नहीं आता कि किन किन चीज़ों में मुगलाई में ज़्यादा होता है, मुगलाई में और तंदूरी जितने हैं उनमें हम इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा होता है। और जब डिश बन जाए तो उसके ऊपर हम इसको डालते हैं। हाँ, या खाने के बीच में भी नहीं, कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट यानी कि आपको 2 मिनट है कंप्लीट होने में डाल के, ताकि इसका फ्लेवर बरकरार रहे। तो फ्लेवर जल्दी से इसका जो है ना इनहेंस हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक, तो हमारी डिश रेडी है। अब हम इसको निकालते हैं इसको प्लेट के अंदर, और फिर अच्छा, बहुत से लोग जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, आपको ये चीज़ काफ़ी परेशान भी करती होगी कि एट टाइम्स जब हम चीज़ें टेलीविज़न पर देखते हैं और जब हम बना रहे होते हैं तो बड़ी मुख्तलिफ क्यों होती हैं। तो उसमें एक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी एलिमेंट ये होता है कि आप उसको सर्व किस तरह से करें। जैसे कि अभी हमने पूरी डिश बना ली है, उसके आखिर में हमने अनियन और कैप्सिकम को ऐड किया है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो अनियन और कैप्सिकम को डालने के बाद भी उसके ऊपर ढक्कन ढक देते हैं और उसको नरम करते हैं। तो यूजुअली हम इसको नरम नहीं करते हैं, जब खासकर हम कैप्सिकम का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको बिल्कुल हमारी डिश जब बन जाए उसके बाद डिश आउट करते हुए हम इसको ऐड करते हैं, तो फिर आपकी शक्ल जो है वो बिल्कुल वैसी आएगी जैसे शेफ हमारे यहाँ पर बना रहे हैं। इसके साथ साथ इसका रेसिपी कार्ड जो है वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमने इसके अंदर डाले हैं वो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये देखिए कि क्रिस्पी होना चाहिए, इसलिए लास्ट में डाला है हमने। ऑनियन भी, पेपर भी, ये रीज़न है कि थोड़ा जब आप खाएंगे तंदूरी रोटी के साथ अलग ही टेस्ट आएगा। वेरी नाइस। तो ये आपका तो ये हो गया। जबरदस्त। आ जाएगा, जिंजर डाल देंगे इसके ऊपर, आ जाएगी थोड़ी सी, अच्छा सा धनिया आ जाएगा। और ये सर जनाब, हमारी ये मज़ेदार सी डिश रेडी हो चुकी है और आई होप कि आपको आज की रेसिपी जो है वो बहुत पसंद आई होगी। अभी कहीं जाना नहीं है आपने, क्योंकि अभी हम एक बहुत मज़ेदार सी और बहुत डिफरेंट सी स्मूदी बनाने जा रहे हैं फालसा और बनाना मिक्स करके। तो ये बड़ा ही ऑड सा कॉम्बिनेशन है, बट आई एम नॉट श्योर कि कैसा बनेगा। ये जैसे बनेगा और फिर पी के मैं आपको बताऊंगी कैसा बनेगा, लेकिन कहीं मत जाइएगा, यहीं पर रहिए। हम आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। रौनक के रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। इस्लामाबाद और लाहौर में अजान हो चुकी है, कुछ ही देर में कराची में भी इफ्तार का वक्त हो जाएगा। बड़ी ही हलचल होती है जनाब जब भी इफ्तार होने वाली होती है, और इस वक्त हमारे यहाँ स्टूडियोज़ में भी काफ़ी ज़्यादा हलचल है। अभी हम बढ़ेंगे हमारी ड्रिंक की जानिब, जो कि आज बड़ी ही, मैंने बताया था कि ऑड कॉम्बिनेशन के साथ बन रही है, विच इज़ फालसा एंड बनाना स्मूदी आइस टी के साथ। आइस टी के साथ, ओके। तीनों चीज़ें बड़ी डिफरेंट है। अच्छा, सबसे पहले हम इसको आइस टी को स्टैंड करके इसमें छान लेंगे। ठीक है, ये हो गया। डाल दिए, 1 कप है, ज़्यादा नहीं है। ये योगर्ट है, ओके। योगर्ट थोड़ा डाल देंगे, तकरीबन ½ कप योगर्ट डाल देंगे इसके अंदर। ठीक है, हो गया। हनी है, ये हनी डाल दी, राइट। थोड़ा इसको मिक्स करने के बाद फिर हम इसको दूसरे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। ये लीजिए, ये लीजिए, ये फालसा का जूस है, फ्रेश फालसा जूस, फ्रेश फालसा जूस है। ये बनाना है, बनाना जो बेसिक जिसकी स्मूथी बनेगी। वाओ। तो ये हम अब मिक्स कर देते हैं। क्या है, जबरदस्त। लास्ट हमने ट्राई किया था स्ट्रॉबेरी के साथ, इस बार हमने फालसे के साथ ट्राई किया है बनाना, और उसके अंदर हमने आइस टी डाली है एंड साथ ही साथ योगर्ट ऐड किया है। और क्या मज़ेदार सा कलर इसका गुलाबी गुलाबी सा हमारे फालसे का आया है। इसमें हमने मिल्क बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। बिल्कुल ज़बरदस्त। मिल्क नहीं डाला हमने इसके अंदर।
आज हमने बनाया है जनाब मुगलाई पनीर मसाला और उसके साथ आइस टी फालसा एंड बनाना स्मूदी, और दोनों चीज़ें जो हैं वो हमारी रेडी हैं ऑलमोस्ट। थैंक यू सो मच शेफ, आज आप हमारे साथ थे और मज़ेदार थी, आपने दोनों रेसिपीज हमें बनाकर बताई हैं। ये कैसी थी ये हम जानेंगे ब्रेक में। यहाँ पर वक्त पे एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। रौनक के रमजान में आपको खुशामदीद कहेंगे और अभी हम रुक करेंगे हमारे सेगमेंट तिब्बे नबवी का। इस्लाम दुनिया का वो वाहिद मजहब है कि जो आखिरत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए, खासकर उनकी जिस्मानी और रूहानी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए सबसे ज़्यादा ख्याल रखता है। जो तमाम तर तालीमात हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हैं और जो शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबीब आज़म तस्वुर करता है, मानता है, दिल से तस्लीम करता है, तो उसके लिए दुनिया में ही और आखिरत में भी, दोनों में जो है वो कामयाबियां ही कामयाबियां हैं। तिब्बे नबी में आज हम जिन दो चीज़ों पर बात करने जा रहे हैं उनमें सबसे पहले हम जिक्र करना चाहेंगे जौ का, जिसके हवाले से हमें बेपनाह अहादीस, बेपनाह जो तालीमात हैं ख़ासकर इसकी अफादियत के हवाले से, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़िंदगी से मिलती हुई नज़र आती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अक्सर थकावट का शिकार हुआ करते थे तो जौ का इस्तेमाल करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कोई शख्स बीमार होता था तब वहाँ पर जौ का दलिया बनाया जाता था। मैंने आज आपसे पहले ही कहा था कि आज हम उस नुस्खे के बारे में खासकर बात करेंगे जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बनता था, जो कि 3 अज्जा पर मुश्तमिल था, जिसमें जौ, दूध और शहद, जो कि तीनों की अपनी अपनी अफादियत है। लेकिन खासकर हम आज जौ की इस हवाले से बात कर रहे हैं क्योंकि जौ के हवाले से कहा जाता है कि ये आपके ना सिर्फ एंजाइटी को दूर करता है, आपके डिप्रेशन को दूर करता है, आपके मैदे के तमाम अमराज को भी जो है वो प्रॉपरली काउंटर करता है। ख़ासकर जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, एक साइंसी तहकीक के मुताबिक भी बताया गया है कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स को भी मेंटेन करता है, आपके जिस्म में चर्बी यानी कि कोलेस्ट्रॉल को भी जो है वो आपके जिस्म से कम करता है। तो इसके इतने बेपनाह फ़वाइद हैं। इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ माहिर तिब्बे नबवी मौजूद हैं, तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। तारिक साहब, आज तिब्बे नबवी में हम जौ की अहमियत और अफादियत पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि तिब्बे नबवी में जौ की क्या अहमियत है हदीस की रोशनी में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जौ बहुत पसंद थे और जौ का वास्ता जौ की रोटी की सूरत में, जौ का दलिया की सूरत में और जौ के सत्तू की सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा है। अभी जो आपने थोड़े हदीस कोट की, ये इब्ने माजा की हदीस है और इसकी रावी हैं आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना में से जब भी कोई बीमार होता तो हुक्म होता था कि उसके लिए जौ का दलिया तैयार किया जाए, और साथ में ये फरमाते थे कि ये बीमार के दिल से गम को उतार देता है और उसकी कमज़ोरी को यूँ दूर करता है जैसे तुम में से कोई अपने चेहरे को पानी से धो के उसकी गिलाज़त उतार लेता है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स आते हैं। नंबर 1 कि बीमार के दिल से गम को उतारना, ठीक, और दूसरा पॉइंट आता है कि बीमार की कमज़ोरी को दूर करना। अच्छा, जब इंसान बीमार होता है तो उसके दिल में मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात आ रहे होते हैं अपनी बीमारी के बारे में कि मेरी बीमारी कैसी है, कब ठीक होगी, क्या हो गया मुझे, किस तरह। अच्छा, उसके साथ साथ फिर और तो मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात भी आते हैं। तो ऐसी सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम डिप्रेशन में चले जाओ, एंजाइटी में चले जाओ, टेंशन में हो या कोई दिमागी जो है और प्रॉब्लम है आपको, तो उसमें जौ का दलिया इस्तेमाल करें, जिसको हम तलबीना कहा गया, जिसका भी आपने जिक्र किया, तलबीना उसको कहते हैं। अच्छा, बीमारी के बाद जो साथ में कमज़ोरी होती है उसको दूर करने के लिए भी जौ का दलिया बेहतरीन, कि बीमारी की वजह से जो कमज़ोर हो जाते हैं, आपके तमाम ऑर्गन वीक हो जाते हैं, आपका मैदा कमज़ोर हो जाता है, आपका लीवर कमज़ोर हो जाता है, यानी जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम वाले आपके ऑर्गन है वीक हो जाते हैं, आप जो कुछ खाते हैं वो सही तरह लगता नहीं। तो जब आप जौ का दलिया लेते हैं तो ये बहुत ही लतीफ़ होता है, ज़ूद हज़म होता है और मुकव्वी होता है, फ़ौरन आपकी बीमारी की वजह से होने वाली कमज़ोरी को दूर करता है। अच्छा, कहा जाता है कि जब भी कभी आपका स्टमक डिस्टर्ब होता है तो बैड ड्रीम्स भी आपको आते हैं, जो आपको बुरे ख्वाब आते हैं, उसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी होती है कि आपको स्टमक डिस्टर्बेंस की वजह से सब कुछ हो रहा होता है। तो मे भी शायद ये सब इंटरलिंक्ड है इस तरह से कि अगर आप
जौ का दलिया खाते हैं तो वो तक़वियत तो आपको मिलती ही है, साथ ही साथ आपकी जिस्मानी कमज़ोरी भी दूर होती है और जो खाने की कमी जिस्म में पैदा होती है उसको भी वो दूर करती है। और शायद यही वजह है कि इसको कहा जाता है कि ये आपकी एंजाइटी को दूर करती है, आपके डिप्रेशन को भी दूर करती है। हमारे हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने तो अपनी पूरी ज़िंदगी जौ की रोटी खाई है, जौ के आटे की रोटी बना बना कर खाई है, तो इसकी अहमियत और अफादियत तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन ख़वातीन और मर्दों में मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज होते हैं। अगर मैं ख़ासकर ख़वातीन के हवाले से बात करूँ तो ख़वातीन के कौन से ऐसे अमराज हैं जिसमें जौ जो है वो बहुत ज़्यादा मुफीद है? देखें, जौ को आप दलिया की सूरत में भी इस्तेमाल करते हैं और बारले वाटर भी आप इस्तेमाल करते हैं। ख़वातीन में सबसे बड़ी एक अहम बात होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आपने देखा होगा कि एक बहुत ही अहम मसला ये कि ख़वातीन के हाथों पे और पाँव पे स्वेलिंग आ जाती है। राइट, ठीक है, और वो बहुत परेशान होती हैं इस मामले में, डिप्रेशन में चले जाती है, मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन लेती हैं। तो अगर आप बारले वाटर लेना शुरू कर दें, वो ख़वातीन जिनको ये प्रॉब्लम होती है, तो उससे क्या होगा कि वे जो है ये उसको डिटॉक्स कर देगा ये जौ का वाटर, ठीक है, और उसके बाद उनकी स्वेलिंग जो है वो उतर जाएगी। तो कैसे इसको जौ को पानी में भिगो के रखना है? अच्छा, आपको जौ को पानी तैयार करने के लिए इसमें ये होता है कि अगर आपने जौ लिया है 50 ग्राम ले लें आप जौ को, तो इससे 10 गुना ज़्यादा आप पानी उसमें शामिल कर सकते हैं। यानी आप 5 ml इसमें शामिल पानी जो है ना वो डाल दें, उसको हल्की आंच पे पकाएं। सही। आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद ये पानी का कलर चेंज होना शुरू हो जैसे मिल्की सा हो जाएगा। जब मिल्की कलर आ जाए तो समझें कि आपका पानी तैयार है। आप इसको छान के रख लीजिए। इसमें आप हनी भी शामिल कर सकते हैं और उसके हनी शामिल करके पी ले, वैसे भी आप इसको पी सकते हैं। दोनों तरह से ही आपके लिए मुकव्वी है। तो ये स्वेलिंग को दूर करती है, स्वेलिंग को दूर करता है। इसी तरह बिल्कुल इसी तरह ख़वातीन की एक और प्रॉब्लम जो है वो है थायराइड की प्रॉब्लम। अब अक्सर ख़वातीन जो है वो थायराइड में होती है। थायराइड जो होता है उसमें ये होता है हाइपो और हाइपर दोनों ही किस्म पे ये काम करता है। अगर आप हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम में हैं तो आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, और अगर आप हाइपर हैं तो आप स्लिम होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, दोनों ही सूरतों में आपके जो TSH हार्मोन है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। FSH हार्मोन, TSH दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। उनको बैलेंस करने के लिए अगर आप जौ का दलिया, जौ की रोटी या जौ के सत्तू या बारले वाटर जो भी आपको अवेल हो आसानी से आप लेना शुरू कर दें तो आपकी इन हार्मोन को लेवल को नॉर्मल कर देता है। अच्छा, जिन लोगों को शुगर की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए कहा जाता है कि जौ बहुत बेहतरीन है। ख़ासकर वो कहते हैं गंदम को बिल्कुल ही बंद कर दें और आप जौ का आटा इस्तेमाल करना शुरू कर दें या जौ का आप दलिया इस्तेमाल करना शुरू कर दें। तो डायबिटिक पेशेंट्स को खास ये इंस्ट्रक्शंस भी दी जाती है, इसलिए कि इसमें डाइटरी फाइबर होता है और बीटा ग्लूकेन होता है, जिसकी वजह से वो इसके आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ने नहीं देता, तो इसलिए आप होता है। और इसी तरह जो अभी हम इसकी बात कर रहे हैं जौ की, तो नींद की कमी के शिकार जो लोग होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से लोग हैं जिनको नींद कम आती है, तो ये अगर वो बारले टी पीना शुरू कर दें तो उनकी नींद जो है उनको स्लीपिंग पिल्स नहीं लेना पड़ेंगी। अच्छा, वो सिर्फ इसी के ऊपर नींद आ जाएगी। बहुत अच्छा फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। इसमें यह कि आपने बारले टी इस तरह इस्तेमाल कर बनानी है कि जौ को रोस्ट कर लेना, आपने रोस्ट कर लें। 1 से 2 टेबल स्पून आपने 1 गिलास पानी में ये डाल दें रोस्टेड जौ, और उसको हल्की आंच पे पकाएं। पानी का कलर थोड़ी देर बाद येलो सा होना शुरू हो जाएगा, समझिए आपकी टी तैयार है। आप उसको उतार लें और उसमें आप अगर हनी शामिल करना चाहें कर लें, नहीं तो आप बिल्कुल वैसे भी ले सकते हैं इसको। ये आप अपने बेड पे जाके एक एक सिप लेना शुरू कर दें इसका, तो देखिए आपको आसानी से नींद आना शुरू हो जाएगी। उसके साथ एक और नुस्खा वो ये है कि रोगन कद्दू भी तिब्बे नबी में बहुत अहमियत हासिल है। रोगन कद्दू और रोगन खशखाश 50 ml वो 50 ml वो दोनों आप ले लें और दोनों को मिक्स करके और रात को सोने से कबल अपने यहाँ पे मसाज करें, दोनों कन पट्टियों पे और पाँव के तलवे पे। इतनी पुरस्कून नींद आएगी, इतनी अच्छी नींद आएगी कि आप सुबह बिल्कुल फ्रेश उठेंगे। खासकर जिन बच्चों का बहुत ज़्यादा इशू होता है, जो रात में बहुत ज़्यादा रोते हैं, तो उनके लिए मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी रेसिपी कि आप बच्चों के पाँव के नीचे तलवों पर मसाज करें और उससे उन्हें बड़ी अच्छी नींद आ जाएगी। बिल्कुल नींद आ जाएगी, बहुत अच्छी आ जाएगी। उनकी थकान भी दूर हो जाती है, थकान भी दूर हो जाती है जो दिन भर की होती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनको हम लेते हैं, टी खासकर अभी जैसे कि आपने जिक्र किया है, तो बहुत से लोग रात को सोने से पहले टी इसलिए भी लेते हैं कि उनका वेट लॉस हो। और टी जब हम बार्ले टी लेते हैं तो समवेयर हमारे वेट के लिए ये बहुत अच्छी है। जो लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी डाइट भी है। इस चीज़ की मैं ज़रूर तस्दीक करना चाहूँगी कि जो बार्ले है यानी जौ जो है वो वेट लूज करने में ज़्यादा मदद करते हैं या वेट गेन करने में? वेट लॉस करने में ज़्यादा मदद करते हैं कि अगर आपने वेट कम करना करें, क्योंकि बार्ले टी जो होती है वो कैफीन फ्री होती है और शुगर भी फ्री होती है। ये तो इसलिए अच्छा, कैफीन का ये होता है कि अगर जब हम चाय लेते हैं उसमें कैफीन होती है, कोई भी टी इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है, इसलिए आपको नींद नहीं आती। आपने देखा होगा कि अगर आप थक जाते हैं तो आप 1 कप टी लेते हैं,
2 सिप लेने के बाद आप अपने आप को बड़ा एनर्जेटिक समझते हैं, यार मैं हैप्पी हो गया हूँ, बिल्कुल मैं एक्टिव हो गया हूँ, तो वो क्या होता है कैफ़ीन की वजह से। और अगर आप कैफ़ीन रात को शाम 5-6 बजे बाद चाय पीते हैं तो आपको नींद नहीं आएगी अच्छी। अगर आपको अच्छी नींद लेनी है तो फिर आपको शाम की चाय स्किप करनी पड़ेगी, उसकी जगह पे आपको बार्ले टी लेना होगी। बार्ले टी लेना होगा। हम उन लोगों की बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस भी हैं और चाहते हैं कि हमारा वेट भी बड़ी ईजिली लूज़ हो जाए। तो जनाब जौ के अंदर इतनी अफादियत है कि अगर आप एक बाउल जौ का ले लें तो उसमें तकरीबन 106 कैलोरीज होंगी जो आपका पूरा दिन पुरसकून भी गुजारेंगी। यानी आप सुबह से शाम तक अगर खाली जौ का वो एक बाउल भी ले लेंगे तो आपके लिए बड़ा मुफीद है और शाम तक आपको ना किसी किस्म की कमज़ोरी फील होगी, ना किसी किस्म की थकावट महसूस होगी। जैसे कि आजकल सहरी में हम उठते हैं और हम चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ खा लें कि हमारा दिन जो है वो बहुत पुरसकून गुजर जाए, हमें भूख भी ना लगे। तो अगर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग एक बाउल बना लें, और जैसे कि आज तो हमारे पास खजूरें भी मुहैया हैं तो आप उसमें खजूर भी ऐड कर सकते हैं, शहद भी ऐड कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप उसमें दूध डाल के पकाएंगे, या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं, कुछ लोग जैसे जिनको दूध से बहुत एलर्जी होती है तो आप उसको पानी के अंदर भी पकाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं जानना चाहूँगी कि दिल के अमराज बहुत ज़्यादा लोगों में आजकल बढ़ते चले जा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल के इशू लोगों को बहुत ज़्यादा हैं, उन लोगों के लिए खासकर जौ किस तरह से मुफीद है? देखिए, उनके लिए वो बार्ले वाटर भी ले सकते हैं और जौ का दलिया भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा उनके लिए, क्योंकि इसमें डाइटरी फाइबर होता है, बीटा ग्लूकेन होता है। ये आपके ये जो LDL कोलेस्ट्रॉल होता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको, और लिपोप्रोटीन को, दोनों को कम करता है, नॉर्मल करता है। यही दोनों की वजह से आपकी जो है खून की नालियाँ उनमें ब्लॉकेज आती है, और जब उनमें ब्लॉकेज आती है तो फिर आपको जो है ना वो हार्ट रिस्क बढ़ जाता है, हार्ट डिजीज़ के रिस्क जो है वो बढ़ जाते हैं। तो जब आप बार्ले को लेते हैं तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल करता है, और इस तरह आप जो है हार्ट डिजीज़ से महफूज रहते हैं। ख़ासकर जो लोग हार्ट डिजीज़ का शिकार हैं उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि आप बार्ले का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। ये आपके जो खून है उसको गाढ़ा होने से भी रोकता है, आपके जिस्म में चर्बी को भी कम करता है, और जो शुगर पेशेंट्स हैं उनके लिए भी हमने अभी जैसे कि जिक्र किया था कि आप लोगों के भी ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। तो आप लोगों को तो खास करके इसको अपनी डाइट में डेली शामिल करना चाहिए। इस हवाले से मज़ीद भी बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। रौनक रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अभी हमारे साथ मौजूद है हकीम तारिक और बात हो रही है जौ की अफादियत के हवाले से। तो ख़ासकर बच्चों के लिए कहा जाता है कि बहुत मुफीद है, तो बच्चों को दिया किस तरह से जाए, किस तरह से, क्योंकि जौ जो है उसका दाना बहुत मोटा होता है और छोटे बच्चे ख़ासकर जो एक मखसूस एज ग्रुप के हैं 0 to 3, उनके लिए वैसे कहते हैं कि जो बहुत मुफीद है, लेकिन उनको दिया किस तरह से जाए, कोई तरीका उसका कोई बता दें। इसमें हम बच्चों के लिए बार्ले वाटर होता ये है कि वो बार्ले वाटर, जी खास तौर के ऊपर वो बच्चे जो बाहर का दूध इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वो माँ का दूध नहीं पीते, दूसरा दूध हम इस्तेमाल करवाते हैं बच्चों को, तो उसमें होता क्या है कि बच्चों की आंतें कमज़ोर होगा, जिन बच्चों की आंतें कमज़ोर होने लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, गैसेस होना शुरू हो जाती हैं, पेट फूल जाता है, बच्चा जो है वो मतलब अपने आप को आरामदेह महसूस नहीं करता। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप उस दूध में आम सादा पानी मिलाने की जगह पे आप बार्ले वाटर शामिल कर लें तो उससे बच्चे की आंतें जो है मजबूत होंगी, बच्चे को लूज मोशन नहीं होंगे और उसका जो निज़ाम हज़म है बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, और बच्चा हेल्दी भी रहेगा। यानी जो आप पाउडर्ड मिल्क, जो माँ पाउडर्ड मिल्क बच्चों को पिलाती हैं, तो आप उस पानी में वो बेसिकली जौ का पानी आप बार्ले वाटर इसमें शामिल, ठीक है, और उस वो वैसे ही बनाना है, उसकी रेसिपी वैसे बना लेंगे, इसमें उसमें बना के आप बच्चे को पिलाना शुरू करें तो उससे ये होगा कि बच्चे का आंतें मजबूत होंगी। ये बड़ा बच्चों के साथ इशू होता है, कॉलिक जो बच्चे होते हैं उनको खासकर पेट के बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ऐसे में हम कहते हैं कि जी ग्राइप वाटर इस्तेमाल कर लो। तो आई थिंक ग्राइप वाटर में भी जौ का कोई एलिमेंट होता है इसमें शामिल? होता है, लेकिन ग्राइप वाटर में कुछ और चीज़ें होती हैं, कुछ और चीज़ें होती हैं, राइट। तो आप जनाब जौ का पानी जो है वो बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि पहले भी हकीम साहब ने बताया था कि या तो आप उसको पका सकते हैं, बिल्कुल आप खुद बार्ले वाटर तैयार कर लें, राइट, और या फिर आपको मार्केट में मिल जाता है, वो मार्केट में जौ का पानी मिल जाता है, जौ का पानी मिलता है, तो आप आसानी से ले सकते हैं। अब तो बहुत आसानी हो गई जनाब, अब तो हमारे जो सीरियल्स हैं उसमें भी आप देखें कि जौ जो है उसके फ्लेक्स बने हुए आपको मिल जाते हैं, बार्ले फ्लेक्स जिन्हें कहते हैं। तो आपके लिए बड़ी आसानी है कि आप आराम से अगर सुबह अपना एक बाउल तैयार करें तो बड़ा अच्छा है। लेकिन जौ के कुछ ऐसे फ़वाइद हैं जो ना सिर्फ हमारी जिस्मानी तौर पर बल्कि अपनी ब्यूटी के लिए भी हम जौ को इस्तेमाल करते हैं। कुछ फेस पैक्स
हमें हकीम साहब बता रहे थे कि जौ के हवाले से बड़े ज़बरदस्त फेस पैक्स हैं, तो हम वो भी पूछ लेते हैं। वो ख़वातीन हकीम साहब जो अपने चेहरे के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती हैं, अपनी ब्यूटी के लिए बहुत कॉन्शियस रहती हैं, उनके लिए आपके पास क्या टिप है? बहुत अच्छा, बहुत सिंपल और आसान सा नुस्खा और बहुत ही मुफीद और कारआमद। अच्छा, उसमें ये करना आपने कि जौ का आटा 2 टेबलस्पून आप ले लें और 3 टेबलस्पून आपने एलोवेरा जेल लेनी है। राइट। उसको अच्छी तरह मैश कर लें, रख लें और 3 आपने दाने या तिनके ज़ाफ़रान के ले लीजिए, वो डाल दें और 1 टीस्पून हनी उसमें शामिल कर दें। थोड़ी देर के लिए आप इसको रख दें ताकि ज़ाफ़रान जो है उसमें से जितने भी न्यूट्रिएंट हैं वो सारे निकल के उसमें शामिल हो जाएं। उसके बाद आप उसको मिक्स करके अपने फेस पे लगाएं। एक्नी के लिए, चेहरे के दाग धब्बों के लिए, स्किन वाइटनिंग के लिए आपको कोई भी और क्रीम इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अगर इसको इस्तेमाल करें सिर्फ वीक में 2 दिन, अच्छा 2 दफ़ा आप इसको इस्तेमाल कर लें तो इससे आपका कलर भी फेयर होगा और एक्नी भी ख़त्म होगी आपकी, क्योंकि ये पोर्स, ओपन पोर्स जो होते हैं उनको भी बंद करता है, ठीक करता है ये, क्योंकि जौ है ना, जौ का आटा, इसमें ये खासियत पाई जाती है। और इसमें हमने एलोवेरा जेल डाली है, वो एंटीसेप्टिक है। अगर बाज़ बच्चियाँ या जिनके दाने पस सेल होते हैं, उनके निकलते बहुत दाने चेहरे जो होते हैं, तो उसको ये ख़त्म कर देते हैं। और हनी जो है वो तो हनी तो है ही है, इसमें हनी की तो क्या ही अफादियात हैं, वो एंटी बैक्टीरियल हर चीज़ के साथ इस्तेमाल हो जाता है तकरीबन। तो ये इतना अच्छा फेस पैक है कि अगर आप इसको चौथा इंग्रेडिएंट आपने कौन सा बताया इसमें? ज़ाफ़रान मैंने बताया था। ज़ाफ़रान है, शहद है, एलोवेरा जेल है और उसके साथ हमने डाला है इसमें जौ का आटा। तो इसका एक बड़ा मज़ेदार सा टेक्सचर के साथ आप फेस पैक बना सकते हैं। यूजुअली लोग डिफरेंट किस्म के आटे इस्तेमाल करते हैं। मैंने देखा है कि लोग घरों में भी एट टाइम्स गंदम का आटा भी लोग इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि बेहतर ज़्यादा ये कि आप जौ का आटा। देखिए, ये बिल्कुल केमिकल फ्री है। आप मार्केट से कोई भी चीज़ लेते हैं उसमें ज़रूर केमिकल्स होते हैं, और एक बार याद रखिए कि ह्यूमन बॉडी जो है, चाहे वो स्किन हो हम आपकी या आपके अंदरूनी अज़ा, केमिकल्स के लिए नहीं है। आप केमिकल्स लेंगे उनको नुकसान होगा। ये एक नेचुरल रेमेडी है, आप इसको इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। अच्छा, जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमने आज जौ के हवाले से बातचीत की है। एक तो मेरे जहन में भी सवाल आ रहा था कि अगर हम सुबह भी जौ का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर दोपहर में भी जौ की रोटी ही खा रहे हैं, तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। क्या ये चीज़ इस पर भी अप्लाई होती है कि जौ का हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, या किस मिकदार में हमें जौ का दिन में इस्तेमाल करना चाहिए? देखें, अगर आप बार्ले वाटर लेते हैं तो आपको दिन में 2 से 3 कप जो है इसका पी सकते हैं। और जौ का दलिया अगर आप लेते हैं, तलबीना जिसको कहा जाता है, तो वो आप सुबह सहरी में ले सकते हैं और अफ्तारी में भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। और जाते जाते बताता चलूँ कि बहुत आसान सा नुस्खा है तलबीना का। इसमें आपने थोड़ा सा मैंने इजाफा किया चंद चीज़ों का, दिल के मरीज़ों के लिए स्पेशली। जौ का दलिया आपने तैयार कर लिया, उसमें आपने 7 अदद बादाम शामिल कर देने हैं और 7 अदद आप उसमें किशमिश डाल दीजिएगा और 1 टेबलस्पून आप उसमें हनी डाल दें और 2 टेबलस्पून आपने रोगन ज़ैतून शामिल कर देना। तो जो दिल के मरीज़ हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जो दिल के मर्ज़ से बचना चाहते हैं वो भी इसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह वो दिल के मर्ज़ से महफूज है। ज़बरदस्त जनाब, सुन्नत नबी भी है तलबीना का इस्तेमाल और इसकी जगह जगह तलकीन भी की गई है। हकीम तारिक आज हमारे साथ मौजूद थे और इस मौजू पर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाएगा क्योंकि वापस आकर हमारे साथ एक और हकीम भी मौजूद होंगे जिनसे हम बात करेंगे जैतून की अफादियत के हवाले से भी। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। रौनक के रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और अब हम जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं उस पर खुदा ताला ने कुरान करीम में बाकायदा कस्में खाई हैं। वत्तीन वज़ैतून वतूर सिनीन, अक्सर हमने ये आयत पढ़ी है और अल्लाह ताला ने इसमें जैतून की जो है कसम खाई है। तो इसकी अहमियत का अंदाज़ा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि कुरान करीम में कुल 7 मुकामात पर जैतून का जिक्र किया गया है, जिसमें से 6 जगह पर डायरेक्टली और 1 जगह पर इनडायरेक्टली जो है यानी उसके दरख्त का जिक्र करते हुए जैतून का जिक्र आया है। आज जैतून की अफादियत ख़ासकर तिब्ब नबवी में क्या है, सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हकीम आगा साहब, माहिर तिब्ब नबवी हैं, इस्लामाबाद से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कॉल पर। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हकीम साहब, आज बात कर रहे हैं हम जैतून और इसके फायदे के हवाले से। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि जैतून की बड़ी इकसाम है, कुछ ग्रीन कलर की हैं, कुछ ब्लैक कलर की हैं। टोटल इस दुनिया में कितनी जैतून की इकसाम पाई जाती है? देखिए, टोटल तो कई किस्म की हैं, इसलिए कि ये दुनिया का सबसे पुराना दरख्त है और
जो जैतून के बारे में मैं बात करता हूँ तो मैं पहली बात जो करता हूँ वो है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर जिंदगी की नवीद लाने वाली जो परिंदा था, उसकी मुंह में जो डाली थी वो जैतून की डाली। सुभान अल्लाह। जैतून के पत्ते थे। तो तारीख में पहला तो मकाम वो है कि जिंदगी की नवीद जो है वो जैतून के पत्तों ने दिखाई थी। सुभान अल्लाह। दूसरी तरफ आइए तो जैतून की कई अक़साम हैं, इसलिए कि ये मुख्तलिफ 9 ज़मीनों पर होता है। ये इटली में भी होता है, ये स्पेन में भी बहुत होता है, ये अरब दुनिया में बहुत होता है और बहुत ज़्यादा वहीं इस्तेमाल होता है। जितनी भी हमारी क्यूजीन्स हैं वहाँ पर जैतून के तेल का इस्तेमाल होता रहा है सदियों से, लेकिन हमारे यहाँ अब शायद जैतून के तेल का इस्तेमाल फैशन बनता जा रहा है। अब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि जैतून का तेल बहुत अच्छा है, लिहाजा तुम इसमें खाना पकाओ। मैं बहुत मुख्तसर सी, देखिए जैतून की अक़साम पे हम बात करेंगे, जैतून की अफादियत पे बात करेंगे तो वो तमाम चीज़ें तकरीबन बहुत कम फ़र्क के साथ दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन हमारे लिए अफादियत क्या होगी, मेरा अपना ख्याल ये कि शायद हमें इस पर ज़्यादा गौर करना चाहिए। मैं दरअसल जिस चीज़ की तरफ लोगों की तवज्जो दिलाना चाहता था वो ये कि दुनिया में तेल जितने भी हैं उनमें कहीं ना कहीं मॉइस्चर मौजूद है। जैतून के तेल में मॉइस्चर बहुत कम मिकदार में है और इसके मॉइस्चर की कमी की वजह से ये बहुत जल्दी जल जाता है, इसे पकाना नहीं चाहिए। तभी जो हमारी सैलड्स बनती हैं अक्सर उसके अंदर हम जैतून का तेल डालते हैं, ऑलिव ऑयल जिसे हम कहते हैं वो डालते हैं, लेकिन खाने में पकाने के लिए खासकर इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। और अगर कभी करते ही हैं तो बिल्कुल हल्का सा शैलो उसको फ्राई कर लिया जाता है चीज़ को, या उसमें तो ये है कि आप जो चीज़ पका रहे हैं उसको भी अगर आपने प्रॉपरली जलाना ना हो, यानी उसको हल्का सा आपने जस्ट स्टिर फ्राई ही करना हो, तो उसमें मेरा ख्याल है ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। हकीम साहब, मैं ये जानना चाहूँगी कि बहुत से लोग वेट लॉस करने के लिए ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, अपने सारे फूड जो है वो ऑलिव ऑयल में बनाने की कोशिश करते हैं, तो अगर ऑलिव ऑयल इतना जल्दी जल जाता है तो फिर तो मेरा ख्याल है कि इसके लिए कोई और अल्टरनेट होना चाहिए, हमें ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल खाने में एटलीस्ट पकाते हुए नहीं करना चाहिए। देखिए तारीख में इटालियंस, स्पेनिश और अरब ये लोग आमतौर पे जैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं और ये वो कौमें हैं जो कभी भी जैतून का तेल नहीं पकाती बल्कि हमेशा ऊपर गार्निश करती हैं, पहली बात। दूसरी बात देखिए कि दुनिया में जितने भी तेल हैं वो 8.32 से लेकर के 9 कैलोरीज तक उनकी अफादियत है पूरी दुनिया में हर तेल की। कौन कहता है कि जैतून के तेल की जो कैलोरीज हैं वो कम है? कैसे मुमकिन है? इसकी कैलोरीज तो 8.79 है। तो इसकी जो कैलोरीज वैल्यू है वो एक आम तेल की जगह पर है, लेकिन जो इसको इस्तेमाल का तरीका है उसमें 2-3 चीजों की मैं वजाहत चाहूंगा कि मैं कर दूं, आपकी इजाजत हो तो। जी देखिए, जैतून किसी भी कलर का हो, हमारे यहाँ आमतौर पर जो जैतून आता है वो पहले नमक के पानी में रखा जाता है, उसके बाद वो एसिटिक एसिड में रखा जाता है, उसके बाद वो पूरी दुनिया में सप्लाई होता है। जो हमारे यहाँ जैतून आता है ये एसिटिक एसिड में डला हुआ होता है। मेरी दरख्वास्त सिर्फ इतनी सी है कि इसकी जो अफादियत हम कहते हैं या हम समझते हैं वो एसिटिक एसिड में जाने के बाद वो कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। मेरी पहली दरख्वास्त तो कहती है। दूसरी तरफ आइए तो तेल 2 किस्म का है। तेल एक है जो एक्स्ट्रा वर्जिन है, जो फर्स्ट कोल्ड प्रेस में निकाला जाता है। मैं अपने अल्फाज दोहरा रहा हूँ, ये फर्स्ट कोल्ड प्रेस में निकाला जाता है। जो तेल हम कोल्ड प्रेस में निकालते हैं उसको हम गर्म कैसे कर सकते हैं? इसकी मजीद अफादियत जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए।
जैतून के हवाले से बात हो रही है तो कहा जाता है कि जो शख्स जैतून का तेल इस्तेमाल करता है तो शैतान उसके करीब नहीं आता। ये एक हदीस है और इसी तरह की दीगर हदीस में ना सिर्फ जैतून बल्कि उसके ऑयल के हवाले से भी बहुत कुछ बताया गया है कि अगर आप उसका मसाज करते हैं तो ये खुदा ताला की तरफ से ऑलिव जो है वो बेसिकली एक तोहफा है, एक प्रेजेंट है आपके लिए। हमारे से इस सब पर बात करने के लिए हकीम आगा साहब इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। हकीम साहब, पहले तो ये बताएगा कि ज़्यादातर लोग जो ऑलिव इस्तेमाल करते हैं वो ऑयल की सूरत में इस्तेमाल करते हैं, खाने के लिए बाकायदा तौर पर इस्तेमाल नहीं करते, तो उसके ऑयल की क्या अहमियत है और अगर हम उसको खाना चाहें तो हम किस तरह से अपने खानों में जैतून का इस्तेमाल कर सकते हैं? पकाने का जो क्यूजीन है वो इंडिया और पाकिस्तान की थोड़ी सी मुख्तलिफ है और अरब थोड़ी सी मुख्तलिफ है, स्पेनिश और इटालियन थोड़ी सी डिफरेंट है। वो लोग जो जैतून का तेल इस्तेमाल करने वाली कौमें हैं वो हमेशा तेल को आखिर में गार्निश करके इस्तेमाल करती हैं। अगर लोगों को अंदाजा हो तो बहुत मशहूर जो हमारे यहाँ अरब डिश है जो चने से बनती है, हुमस कहते हैं उसे, वो हमेशा हुमस के ऊपर तेल डाल करके खाते हैं, कभी भी तेल उसमें शामिल नहीं करते। इवन जितने भी खाने हैं अरब हों चाहे इटालियन हो उसमें हमेशा तेल आखिर में डाला जाता है। हमारी जो रिवायत है वो ये है कि पहले तेल डालो, फिर प्याज जलाओ, उसके बाद मसाले जलाओ, जब सब जल जाए तो उसके बाद खा लो। हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मेरी दरख्वास्त है इस क्यूजीन में उसको जैतून के तेल को आप एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे तो जैतून के तेल में क्योंकि मॉइस्चर सबसे कम होता है लिहाजा वो खाने में आपको नुकसान दे सकता है, फायदा नहीं दे सकता। इसलिए हमेशा जैतून के तेल को कच्चा इस्तेमाल करना चाहिए और हमेशा एक्स्ट्रा वर्जिन तेल जो है वही इस्तेमाल करना चाहिए। पॉमेस ऑयल खाने के लिए नहीं है, अकॉर्डिंग टू WHO वो लगाने के लिए, जिस तरह आपने हदीस का हवाला दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मैं आपसे अर्ज करूं कि मालिश के लिए रहमत है, नेमत है, तुम्हारे दर्दों को कम करता है और तुम्हारी तकलीफों को कम करता है। ये हदीस मुबारका में जैतून के तेल की मालिश के बारे में अहकाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा हकीम साहब, ये भी बताइएगा कि खासकर कहा जाता है कि कभी सर में बहुत शदीद दर्द हो तो जैतून के तेल की मालिश करनी चाहिए। क्या इससे सर के दर्द में कोई कमी वाक़या होती है और जैतून का तेल इसलिए क्यों मुफीद है? देखिए, तेल अगर आप का इस्तेमाल करते हैं तो जैतून के तेल में जिस्म में एब्जॉर्ब होने की सलाहियत है। जो भी शख्स मालिश करता है उसका बुनियादी तौर पर मकसद ये होता है कि वहां पर वो अपने हाथ के मसाज से सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को इंक्रीज करे। क्योंकि जैतून के तेल में एब्जॉर्ब होने की सलाहियत है लिहाजा वो उस अमल में मदद देता है और हमारी मालिश के निज़ाम को कंपैरेटिवली और ज़्यादा बेटर करके हमें दर्द से निजात देता है। अगर हम सर की मालिश कर रहे हैं और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की कहीं कमी है तो डेफिनेटली ये फायदा देगा, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ब्लड प्रेशर की ज्यादती की वजह से सर में दर्द हो रहा है तो फिर इम्कान इस बात का है कि शायद मालिश से सर का दर्द बढ़ जाए, मजीद बढ़ जाए। अच्छा आका साहब, ये भी बताइएगा कि कहा जाता है कि बाकी के सब जो ऑयल होते हैं, चाहे आप सरसों का ऑयल इस्तेमाल करो या कोकोनट का ऑयल इस्तेमाल करो, तो उनकी तासीर इतनी गर्म नहीं होती, लेकिन जैतून के तेल के हवाले से कहा जाता है कि इसकी तासीर बहुत गर्म होती है और समवेयर ये हेयर लॉस भी करता है। कि क्या ये तासुर इसका दुरुस्त है? देखिए, मैंने आपसे अर्ज की कि दुनिया में मॉइस्चर सबसे कम जो है वो जैतून के तेल में होता है और सबसे ज्यादा सरसों के तेल में होता है। तो जो मॉइस्चर है, आप ये देखिए कि सरसों का तेल हमारे यहाँ आमतौर पे अचारों में डालने के लिए इस्तेमाल होता है और हमेशा ये हिदायत की जाती है कि अगर अचार में डालना है तो पहले सरसों के तेल को कड़ा लिया जाए, यानी उसमें कड़कड़ाहट की आवाज जब तक आती रहे तब तक आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए कि वो आवाज जो कड़कड़ाहट की वो मॉइस्चर की आवाज है। तो मॉइस्चर को हमें वहां खत्म करना पड़ता है। जैतून के तेल में मॉइस्चर नहीं है लिहाजा इसकी अफादियत डिफरेंट हो जाती है। ये ड्राई होता है, जिस्म में जाकर खुश्की पैदा करता है और अगर इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाए तो ये आंतों में जाकर चिकनाई पैदा करता है, बशर्ते कि उसके साथ फाइबर दिया जाए, अदरवाइज इसका इस्तेमाल बहुत मुश्किल है। मैं आपसे अर्ज करूं कि वो लोग जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन और खास तौर पर रोजों में पानी की कमी की वजह से कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि 1 कप दूध
1 टेबलस्पून इसबगोल की भूसी और 1 टेबलस्पून जैतून का तेल, इन तीनों चीजों को मिक्स करके अगर वो अपनी रोजे में अपना मामूल बना ले रात को लेना, तो उससे उनके जिस्म में न सिर्फ ये कि पानी की कमी की वजह से होने वाली कॉन्स्टिपेशन की शिकायत दूर हो जाएगी, बल्कि उनकी हेल्थ ओवरऑल बेहतर रहेगी। इसलिए कि इसको लेने से हमारे जिस्म के निज़ाम की मैनेजमेंट में फ़र्क पड़ेगा और हमारा जो बॉडी सिस्टम है उसका इम्यून सिस्टम कंपैरेटिवली इंक्रीज करेगा। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जिन ममालिक की आप बात कर रहे हैं उनमें गर्म ममालिक भी शामिल हैं, जहाँ पर ख़ासकर ऑलिव का बहुत इस्तेमाल किया जाता है, और हमारे पास भी जो ऑलिव आता है वो पैक्ड सूरत में आता है, हमें ईज़िली मार्केट में अवेलेबल नहीं है। क्या हम इस ऑलिव को हर मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं, या जैसे कि आपने बताया कि जिन अरब ममालिक का आप जिक्र कर रहे हैं वहाँ पर तो बहुत गर्मी पड़ती है और वहाँ पर ऑलिव का इस्तेमाल किया जाता है, तो हम इसको ऑल सीजन इस्तेमाल कर सकते हैं? कोई ख़ास मौसम है जिसमें हमें इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? बेटे, मैं सऊदी अरब में ये देख चुका हूँ कि एक शख्स जो बैठा हुआ है उसके सामने एक पूरी प्लेट खजूर की रखी हुई है, वो खाता रहता है, पूरी प्लेट खत्म कर देता है, दूसरी प्लेट आ जाती है। वो लोग गर्म चीजें बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए वो जैतून का तेल ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, खजूर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ अब आहिस्ता आहिस्ता ट्रेडिशन बन रही है, इसलिए कि मेरे इल्म के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त कम से कम 1.5 लाख दरख्त जैतून के लग चुके हैं। सही। और वो फल दे। तो ये जो चकवाल और जहलम का जिला है इसमें बहुत ज्यादा जैतून मौजूद है, और यहाँ पर एक नया ट्रेडिशन शुरू हुआ है। जिस तरह अरब अचार हैं वैसे ही यहाँ पर भी अब जैतून का अचार बनने लगा है, और शायद वो अचार जो है वो जैतून की खूबियों को पूरी तरह इस्तेमाल करने के लिए एक बेहतरीन जरिया है। सही, बहुत शुक्रिया हकीम आगा साहब, माहिर तिब्ब नबवी, आप हमारे साथ मौजूद थे और इस जैतून की अफादियत के हवाले से ख़ासकर आपने हमें आगाह किया। बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करते हैं जनाब आज का शो आपको पसंद आया होगा। तिब्ब नबवी में आज हमने बात की है जौ की अफादियत के हवाले से और जैतून के हवाले से, और ये दोनों ही ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसको अगर आप अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो इसके आपकी सेहत पर बेपनाह मुस्बत असरात नजर आना शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ जनाब ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचता है। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ नए मौज़ूआत के साथ और शेफ़ की मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।